नमस्कार, ज्योग्राफिकल पिवट पर आज पुनः आपका स्वागत। आज हम भूआकृतिक विज्ञान की मौलिक अवधारणाओं की जो बात हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर में। देखिए, यहाँ पर शुरू करने से पहले एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि किसी भी विषय में हम ये देखते हैं कि उसकी विषय वस्तु में हमें कुछ साधारणीकरण देखने को मिलता है, कुछ जनरलाइजेशन देखने को मिलता है, और उसी साधारणीकरण के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कुछ नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन हम करते हैं, और वो नियम और सिद्धांत जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन दर्शाते हैं, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनमें सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के किसी भी विषय की विषय वस्तु के जो भाग होते हैं हम उनको मौलिक अवधारणाओं के रूप में देखते हैं। भूआकृतिक विज्ञान में भी बहुत सारे ऐसे नियम और सिद्धांत है हमें जिनमें सार्वभौमिकता देखने को मिलती है, और हम उनको भूआकृतिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं या भूआकृतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। 5 सिद्धांतों की चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके थे, तो आज हम बात करेंगे उसके आगे कौन कौन से जो और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो छठा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और ये जो छठा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये इस बात को बताता है कि जो भी जियोमॉर्फिक डेवलपमेंट अर्थ सरफेस के ऊपर हुआ है, ठीक है, प्रथम दृष्टता हो सकता है कि वो दिखने में आपको सरल दिखता हो, ठीक, लेकिन वास्तव में इसमें सरलता देखने को नहीं मिलती, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको अक्षरशः बात करें तो ये होगा कि सामान्यतः भूआकृतिक विकास में जटिलता देखी जाती है, ना कि सरलता, है ना। आप किसी भी क्षेत्र का भूआकृतिक विकास देखेंगे तो आप देखोगे कि भूगर्भिक इतिहास में वो अनेकों परिवर्तनों से होकर गुजरा है, और उन अनेकों परिवर्तनों के अंतर्गत उस क्षेत्र में जटिलताएं पैदा हुई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में भूआकृतिक विकास को यदि आप देखते हैं तो आपको उसमें जटिलता देखने को मिलती है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि भूआकृतिक विकास की जटिलता इसकी सरलता से अधिक व्यापक है। इंग्लिश में हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी। और अब हम ये देखते हैं कि क्या ये बात सही है क्या। हम ये भी देखेंगे कि हॉबर्ग का जो काम है ना, उस विद्वान ने इस बारे में क्या कहा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलो अब इस सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा हम लोग करते हैं। देखो, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी का जो भूआकृतिक विज्ञान है ना, इसको यदि आप किसी एक ठीक ठाक क्षेत्र में देखें जिसका एरिया थोड़ा ठीक ठाक हो, तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि वहां पर आपको अनेक भूआकृतिक जटिलताओं के प्रमाण मिलेंगे। हाँ, कई बार हो सकता है कि बहुत छोटे क्षेत्र की यदि आप बात करें तो शायद वहां पे हमें वहाँ के जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन में उतने ज़्यादा चेंजेस ना देखने को मिले, समय के साथ उतनी ज़्यादा जटिलताएं वहाँ विकसित ना हुई हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी की भूआकृति के बहुत ही छोटे भाग, इस पर गौर करिएगा आप, ठीक है, बहुत ही छोटे भाग को किसी एकाकी भूआकृतिक प्रक्रम अथवा भूआकृतिक विकास के एकाकी चक्र के परिणाम स्वरूप समझाया जा सकता है। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ी बात है, आपको फोकस करना है, केवल किसी छोटे भाग में हो सकता है कि हम वहां के भूआकृतिक विकास को, वहां के जो जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन है उसको हम केवल और केवल किसी
एकाकी भूआकृतिक प्रक्रम अथवा भूआकृतिक विकास के एकाकी चक्र के द्वारा समझा सकें। लेकिन यदि हम थोड़े बड़े क्षेत्र की बात करें तो यह संभव देखने को नहीं मिलता। अर्थात यदि आप थोड़े बड़े क्षेत्र को लोगे तो जिस सिद्धांत की अभी हम बात कर रहे थे कि भूआकृतिक विकास में हमें जटिलता देखने को मिलती है ना कि सरलता, ऐसा ही हमें देखने को मिलता है और ये पृथ्वी के समस्त भागों में हमें देखने को मिलता है। सामान्यतया अधिकांश भूआकृतिक स्थल स्वरूपों का निर्माण वर्तमान अपर्दन चक्रों से हुआ है। अब ये देखिए, यहां पर एक बार आपको फोकस करना है किस पे? वर्तमान अपर्दन चक्रों से हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी क्षेत्र को देखते हो तो प्रथम दृष्टता उसकी जो अपर लेयर है वही आपको दिखाई देती है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो आज वहां पर अपर्दन की शक्तियां काम कर रही है उन्हीं के प्रभाव जो है वो परिलक्षित होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सामान्यतः भूआकृतिक स्थल रूपों का निर्माण वर्तमान अपर्दन चक्र से हुआ है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। परंतु किसी क्षेत्र में पूर्ववर्ती अपर्दन चक्रों द्वारा निर्मित भूआकृतिक अवशेषों की उपस्थिति पाई जा सकती है ना? तो यदि आप उस क्षेत्र का और ज्यादा अध्ययन करेंगे, यदि आप वहां के अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे प्रमाण भी मिलेंगे कि यहां पर इस वर्तमान अपर्दन चक्र के अलावा भी भूगर्भिक इतिहास में दूसरे अपर्दन चक्र जो हैं वो यहां उपस्थित थे। उनके कार्य वहां पर किसी न किसी रूप में परिलक्षित होते हैं यदि आप उस एरिया की डिटेल्ड स्टडी करो। यदि प्रथम दृष्टता यदि आप देखते हो तब आपको केवल और केवल उसी अपर्दन शक्ति का प्रभाव नजर आता है जो वर्तमान में वहां पर कार्यरत है। ठीक है, यह बहुत ही कम देखा जा सकता है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भूआकृतिक आकृतियों के समूह किसी एक ही भूआकृतिक प्रक्रम के प्रतिफल हो। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है ना? किसी भी क्षेत्र में हम ये मान लें कि वहां पर जो भूआकृतिक विकास हुआ है, वहां पर जो भूआकृतियों का समूह है वो केवल और केवल एक ही भूआकृतिक प्रक्रम का प्रतिफल है। ये बड़ा रेयर है ना? इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। आपने देखा कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर स्थल भाग है, वो कभी एक जगह एक संकुल के रूप में थे, पेंजिया 1, फिर उनकी ब्रेकिंग हुई, पेंजिया 2 बना, फिर जुड़े, फिर उनकी ब्रेकिंग हुई और आज वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं। और इस दौरान ये जो भूस्थल है उसके अलग अलग भाग हैं, ये अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन से होकर गुजरे हैं। अलग अलग जलवायु दशाओं में अलग अलग भूआकृतिक प्रक्रम जो है वो प्रभावकारी होते हैं। तो एक क्षेत्र जो है वो स्थिर नहीं है, ठीक है, उसमें आपको अनेकों बार विस्थापन देखने को मिलता है। यही वैगनर का सिद्धांत जो है स्थापित करने की कोशिश करता है और यही बात प्लेट टेक्टोनिक्स में निकलकर सामने आती है। ठीक है, तो जब स्थलभाग स्थिर नहीं है और जब वो लगातार विस्थापन दर्शाते हैं, भूगर्भिक इतिहास में एक स्थलभाग हो सकता है कई प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन से होकर गुजरा हो, तो वहां पर जो भूआकृतिक प्रक्रम हैं वो भी अलग अलग समय पर अलग अलग रहे होंगे, या यूं कहें कि अलग अलग समय पर अलग अलग भूआकृतिक प्रक्रमों की तीव्रता वहां पर कम या ज्यादा रही होगी। तो इसीलिए ये तथ्य बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भूआकृतियों के समूह किसी एक भूआकृतिक प्रक्रम के प्रतिफल हों, यह आवश्यक नहीं। क्लियर? तो ये बात हमें समझ में आ गई। और जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि हमें भूआकृतिक विकास में जटिलता देखने को मिलती है, ना कि सरलता। अर्थात हम जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसका समर्थन करते हैं और पृथ्वी के सभी भागों में हमें ये देखने को
मिलता है। सामान्यतः यह देखा जा सकता है कि वहां किसी एक भूआकृतिक प्रक्रम का अधिक प्रभाव है, क्योंकि विशेष तौर पे आज जो भूआकृतिक प्रक्रम वहां कार्य कर रहे हैं उनका प्रभाव जो है वो वहां ज्यादा मिलेगा, वो उस एरिया को डोमिनेट करेंगे। ये बात बहुत हद तक सही भी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं इसको। अब देखिए, हम एक विद्वान का काम देखते हैं, और जब हम उस विद्वान का काम देखेंगे तो हमें बहुत हद तक ये चीज समझ में आ जाएगी कि पृथ्वी की सतह पर जब हम भूआकृतिक विकास की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो हमें इसके अंदर सरलता मिलने की संभावना बहुत कम है। हमें स्पष्ट रूप से पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भूआकृतिक विकास में जटिलता ही प्रतीत होती है, और इसीलिए ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। देखिए, एक विद्वान हुए थे हॉबर्ग, है ना। 1952 में उन्होंने क्या किया कि जो भूदृश्य हैं उनका वर्णन जो है वो 5 श्रेणियों में किया। ठीक है, और वो 5 श्रेणियां जो थी, जैसे सामान्य स्थलाकृति की बात की उन्होंने, मिश्रित स्थलाकृति की बात की, बहुचक्रीय स्थलाकृतियों की बात की उन्होंने, उत्खनित स्थलाकृतियों की बात की, एक चक्रीय स्थलाकृतियों की बात की, तो 5 भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों की बात की थी। और अभी जब हम इनका अध्ययन करेंगे तब हमारे समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पृथ्वी की सतह पर आप यदि किसी भी क्षेत्र में भूआकृतिक विकास या भूआकृतिक उत्थान की स्थिति देखते हैं तो पूरे भूगर्भिक इतिहास में वो अनेकों परिवर्तनों से होकर गुजरी है, और इस लंबे भूगर्भिक इतिहास में अनेकों भूआकृतिक प्रक्रमों और शक्तियों के अंतर्गत उस क्षेत्र के रहने के कारण वहाँ पर भूआकृतिक विकास में जटिलताएं पैदा हो जाती है। अतः किसी क्षेत्र में हमें भूआकृतिक विकास में सरलता मिलने की संभावना गौण है। देखिए, यदि हम बात करें हॉबर्ग की, ठीक है, तो हॉबर्ग जो है वो क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हॉबर्ग जो है वो कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के स्थल स्वरूपों को हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है, 1952 में हॉबर्ग का काम आया था, और वो ये कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के स्थल स्वरूपों को हम 5 श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए, वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं। सामान्य स्थलाकृति है, सिंपल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद है मिश्रित स्थलाकृतियां, जिनको हम कहेंगे कंपाउंड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, फिर एक चक्रीय स्थलाकृतियां, मोनोसाइक्लिक, बहुल चक्रीय या बहुचक्रीय, मल्टीसाइक्लिक, और उत्खनित स्थलाकृतियां जिनको हम कहेंगे एक्सह्यूम्ड और रिसरेक्टेड लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये 5 जब हम इन 5 का अध्ययन करेंगे तो हमारे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर स्थलाकृतियां जो है वो बहुल चक्रीय स्थलाकृतियां हैं, और ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो अनेकों प्रकार की अपर्दन शक्तियों से होकर गुजरे हैं। तो उस स्थिति में फिर ये जो सिद्धांत है ये हमें काफी हद तक सही प्रतीत होगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं सामान्य स्थलाकृतियों की, सिंपल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब सामान्य स्थलाकृतियां कौन सी होगी भाई, जो बहुत ही सामान्य हो, है ना। और बहुत ही सामान्य का मतलब क्या होगा कि जिनके निर्माण में जटिलता नहीं हो। निर्माण में जटिलता कब नहीं होगी, जब हम ये देखेंगे कि उनका निर्माण केवल और केवल एक ही भूआकृतिक प्रक्रम के द्वारा हुआ हो। ठीक है, उनको हम कहेंगे सामान्य स्थलाकृतियां। लेकिन हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर हमें ऐसे क्षेत्र बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पर हमें सामान्य स्थलाकृतियां देखने को मिले। अक्षरशः यदि हम देखें तो हम क्या कहेंगे, जो सिंपल लैंडफॉर्म्स है या सामान्य स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं, जिनका निर्माण प्रधानतः किसी एक ही भूआकृतिक प्रक्रम का प्रतिफल हो, है ना। मेनली उसका जो निर्माण है उसके पीछे केवल और केवल
एक ही भू आकृतिक प्रक्रम जो है वो जिम्मेदार है, वही डोमिनेट करता है और दूसरों का प्रभाव एकदम गौण है या यूं कहें नहीं है। ठीक है, तो ये हमें सामान्यतया देखने को नहीं मिलता। जब हम किसी भी क्षेत्र का इन्वेस्टिगेशन करें, हम अपर लेयर्स को धीरे धीरे हम अनफोल्ड करें, तो धीरे 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 हमें वहां पर उस क्षेत्र में जो पुराने जो वहां पर भू आकृतिक प्रक्रम कार्यरत रहे हैं उनके प्रमाण सामने आने लगते हैं, और तब हमें ये समझ में आता है कि ये क्षेत्र जो ऊपरी तौर पर हमें सामान्य स्थलाकृतियों वाला नजर आता है, वो सामान्य स्थलाकृतियों वाला ना होके वो स्थलाकृतिक विकास की जटिलता को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें तो वो है कंपाउंड लैंडफॉर्म्स, मिश्रित स्थलाकृतियां। अब देखिए, मिश्रित जो शब्द है कंपाउंड, वही बताता है कि यहां एक से अधिक की बात की जाएगी। ठीक है, तो जिनके निर्माण में दो या दो से अधिक मुख्य भू आकृतिक प्रक्रमों की भागीदारी हो। ठीक है, जिनके निर्माण में दो या दो से अधिक मुख्य भू आकृतिक प्रक्रमों की भागीदारी होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दो या दो से अधिक मुख्य भू आकृतिक प्रक्रमों की भागीदारी हो। जब हम सामान्य स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं वहां पर केवल एक ही भू आकृतिक प्रक्रम प्रधानतया कार्यरत हो या उसी के प्रमाण हमें मिलते हों। तो समझ में आ गया कि सामान्य भू आकृतिक प्रक्रम से ये मिश्रित भू आकृतियां जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दर्शाती है, ज्यादा जटिलता दर्शाती है ना। और ये तर्क भी दिया जा सकता है कि लगभग सभी स्थल रूपों की प्रकृति जो है वो मिश्रित स्थलाकृतियों जैसी है, अर्थात ज्यादातर जो स्थल रूप है, ज्यादातर जो क्षेत्र हैं, उनके यदि हम भू आकृतिक विकास को देखते हैं, वहां की भू आकृतिक विशेषताओं को देखते हैं, तो हमें मिश्रित स्थलाकृतियां वहां देखने को मिलती है सामान्यतया। ठीक है, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। और यदि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र के भू आकृतिक विकास में हमें सरलता से ज्यादा जटिलता देखने को मिलती है। इसका मतलब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यहां पर समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, हम उसके बाद यहां देखें कि यदि उदाहरण के रूप में देखें, किसी निश्चित स्थल स्वरूप को मुख्यतः बहते हुए जल से निर्मित माना जाए। देखो, ध्यान देना, यहां पर हमने किससे माना उसको? हमने ये माना कि वो मुख्यतः बहते हुए जल से, अर्थात नदी के कार्यों से निर्मित है। ठीक है, किससे निर्मित है? नदी के कार्यों से। ठीक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उस स्थल भाग के विकास में अन्य शक्तियां भी कार्यरत हैं। उसी क्षेत्र में अपक्षय की शक्ति भी काम कर रही है। वहां पर गुरुत्वीय प्रभाव में वहां पर जो पदार्थ हैं वो नीचे की ओर सरक रहे हैं, प्राकृतिक संस्थाओं के द्वारा नहीं, ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा। ठीक है, और वहीं पर हवा के द्वारा जो है कार्य भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि बहते हुए जल से निर्मित जो स्थल स्वरूप है, उस क्षेत्र में भी दूसरी जो भू आकृतिक शक्तियां, जो भू आकृतिक प्रक्रम है, वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा बहुत रेयर है कि कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां पर केवल और केवल एक ही भू आकृतिक प्रक्रम काम कर रहा हो, है ना। ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। मैं फिर दोहराता हूं उसको कि किसी निश्चित स्थल स्वरूप को मुख्यतः बहते हुए जल से निर्मित माना जाए, परंतु स्थल स्वरूप के विकास में अपक्षय, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पदार्थों का संचलन और हवा के द्वारा ढीले पदार्थों का विस्थापन आदि भी सहयोग करते हैं। इसका मतलब उस क्षेत्र में हो सकता है कि प्रधान भू आकृतिक प्रक्रम के रूप में नदी के कार्य देखने को मिलते हों, लेकिन उसी समय वहां पर दूसरे भू आकृतिक प्रक्रम भी कार्यरत हैं। प्लिस्टोसिन अथवा विस्कोसिन हिमयुग। ठीक है, यदि हम इस हिमयुग की बात करें, ठीक है, तो इस
हिमयुग के समय के जो हिमनदीय स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, वहां वर्तमान में ऊपरी भाग जो है वो तो हिमनदीय भूआकृतियां दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका उतना निम्नीकरण नहीं हुआ है, अभी तक वहां पर हिमनदीय प्रमाण बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां पर बहते हुए जल से निर्मित स्पष्ट स्थलाकृतियां, जिनको हम फ्लूवियल टोपोग्राफी कहेंगे, वो भी वहां पर हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि निचले भाग जो हैं वहां पर बहते हुए जल के कार्य जो है वो काफी प्रभावकारी हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र में, है ना, यदि हम बात करें प्लीस्टोसीन और विस्कोसिन अथवा विस्कोसिन हिमयुग के जो हिमनदीय स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, यदि हम आज उन प्रदेशों का अध्ययन करें तो उन प्रदेशों के जो ऊपरी भाग है वहां पर आपको ग्लेशियल एविडेंसेस साफ दिखाई देते हैं लैंडफॉर्म्स में, लेकिन जो निचले भाग हैं वहां पर आपको फ्लूवियल एक्टिविटी जो है ना, बहते हुए जल के कार्य हैं, वो ज्यादा दिखाई देते हैं। इसका मतलब यहां बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की सतह का कोई भाग किसी समय किसी एक पर्टिकुलर या एक से अधिक पर्टिकुलर जो भूआकृतिक प्रक्रम है ना, उनके प्रभाव में रहता है, लेकिन समय के बदलाव के साथ में वहाँ पर जो भूआकृतिक शक्तियाँ हैं वो बदल जाती है, भूआकृतिक शक्तियों के समूह हैं वो बदल जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर प्रथम दृष्टता जब आप देखते हो तो आपको जो वर्तमान में भूआकृतिक प्रक्रम कार्यरत है उसका प्रबल प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जब आप डिटेल में जाते हो तब आपको वहाँ पर पुराने समय में जो प्रक्रम वहाँ पर प्रभावी रहे उनका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, उनके प्रमाण आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरी जो हॉबर्ग की कैटेगरी थी वो थी एक चक्रीय या एकल चक्रीय स्थलाकृतियां, मोनोसाइक्लिक, है ना। अब यहां पर पहले एकल चक्रीय को समझिए। एकल चक्रीय का मतलब यह हुआ कि वहां पर यदि मान लीजिए कि नदीकृत शक्तियां काम कर रही है, फ्लूवियल एक्टिविटीज वहां डोमिनेंट है ना, तो आज फ्लूवियल एक्टिविटीज डोमिनेंट है, कुछ गैप से पहले भी वहां पर फ्लूवियल एक्टिविटीज ही डोमिनेंट थी। तो जो शक्तियां आज वहां प्रबल प्रभावकारी है, भूगर्भिक इतिहास में वही भूआकृतिक शक्तियां उस क्षेत्र में प्रभावकारी रही हैं। इसका मतलब होता है एकल चक्रीय, अर्थात एक विशिष्ट प्रकार के भूआकृतिक प्रक्रम के प्रभाव में वो क्षेत्र पूरे भूगर्भिक इतिहास में रहा है। ये अलग बात है कि इस भूआकृतिक प्रक्रम की तीव्रता अलग अलग समय पे अलग अलग रही हो। अब देखो, ऐसे स्थल स्वरूप जो कि केवल एक ही भूआकृतिक प्रक्रम के तथ्यों को रखते हैं, है ना, अर्थात ये जो स्थल स्वरूप है जिनको हम एकल चक्रीय स्थलाकृतियां कहते हैं, यहां पर हमें केवल और केवल एक ही भूआकृतिक प्रक्रम जो है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये सामान्य नहीं है, और हमारा सिद्धांत भी यही कहता है कि ये सामान्य नहीं है। हमारा सिद्धांत भी यही कहता है कि भूआकृतिक जो विकास है किसी भी क्षेत्र का, है ना, वो जटिलताएं दर्शाता है, ना कि सरलता। ठीक है, ये सामान्यतः नवीन निर्मित भूसतहों पर ही पाए जाते हैं, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सागरीय तली के उत्थित भाग, है ना। वहां पर आपको ये लगेगा कि हाँ, वहां पर जैसे एक साइकिल इरोजन या डिपोजिशन का है, वो किसी पर्टिकुलर संस्था का है, उससे पहले भी उसी संस्था के कार्य वहां पर देखने को मिलते थे, है ना। तो ये, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे ही जैसे ज्वालामुखी शंकु की सतह के ऊपर भी आपको इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे, लावा पठार और मैदान के क्षेत्रों में इस तरह के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये सामान्य नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता था। ठीक है, अब देखिए, हम इसके बाद बात करें तो हम बात कर रहे हैं अब मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म्स की। ये जो मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म्स है ना, नाम से ही पता लगता है। अभी जब हमने एकल चक्रीय की बात की तो हमने कहा ना कि एक ही भूआकृतिक प्रक्रम प्रभावी रहा है,
ये हो सकता है कि अलग अलग समय में, भूगर्भिक इतिहास के अलग अलग समय में उसकी तीव्रता जो है वो भिन्न भिन्न रही हो। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो भूआकृतिक विकास हुआ है, जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हुआ है, उसमें हमें एक से अधिक अपरदन चक्रों का प्रभाव देखने को मिलता है ना। इसका मतलब हो सकता है कि कभी वो क्षेत्र हिमनदीय प्रक्रमों के प्रभाव का क्षेत्र रहा हो, कभी वो क्षेत्र बहते हुए जल के प्रभाव का क्षेत्र रहा हो, कभी वो क्षेत्र हवाओं के प्रभाव का क्षेत्र रहा हो। इसका मतलब यहां जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल स्वरूपों का विकास वो केवल और केवल एक विशिष्ट भूआकृतिक प्रक्रम के अंतर्गत ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि सामान्यतः हम ये देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक अपरदन चक्र समय समय पर प्रभावी रहे हैं। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि ये प्रमाण मिलते हैं कि ये बहुत सामान्य है ना, ये बहुत सामान्य है। इसका मतलब ये हमारी सिद्धांत की पुष्टि करता है। अपरदनात्मक भूसतह अथवा भू आकृति पर पुराने और नवीन दोनों प्रकार के अपरदन चक्र जो हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं। इसका मतलब जो भू आकृतियां हैं, जो भूसतह है, जो भूदृश्य हैं, यदि उनका गहन अध्ययन किया जाए किसी क्षेत्र में, तो हमें निश्चित रूप से उसमें जटिलता देखने को मिलेगी। वो सरल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको नवीन जो अपरदन चक्र हैं उनके प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आप जैसे जैसे लेयर्स खोलते जाओगे, जैसे जैसे उस क्षेत्र का गहन अध्ययन करते जाओगे, पुराने अपरदन चक्रों के अवशेष भी आपके सामने लगातार आते जाएंगे। और इस तरह से उस पूरे क्षेत्र का भूआकृतिक विकास एक जटिलता लिए हुए है। एक जटिलता लिए हुए होने का मतलब ये हुआ कि वो भूआकृतिक विकास जटिलता दर्शाता है, ना कि सरलता। ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़कर, है ना, सभी महाद्वीपों पर हमें इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब देखिए, हम यहां पर ये देखते हैं कि जो मोनोसाइक्लिक है ना, और मल्टीसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक और मल्टीसाइक्लिक, एकल चक्रीय और बहुल चक्रीय, दोनों ही सामान्य या मिश्रित प्रकृति के हो सकते हैं, है ना। और ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हमें इनमें कंपाउंड लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इनकी मिश्रित प्रकृति बहुत ही कॉमन है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पॉलीक्लाइमेटिक जो स्थल रूप है, ये इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब देखो, होबर्ग ने जो 5वां वर्ग बताया स्थलाकृतियों का, वो है उत्खनित, है ना, एक्सह्यूम्ड कह सकते हैं इनको, रिसरेक्टेड कह सकते हैं। अब देखो, ये बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये उत्खनित स्थलाकृतियां होती क्या हैं। ठीक है, मूलतः इनका निर्माण भूसतह के नीचे होता है। ठीक है, और इनके ऊपर या तो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर होती हैं या इग्नियस रॉक्स की लेयर होती है ना। या तो इस पर अवसादी चट्टानों की परतें होगी या इनके ऊपर आग्नेय चट्टानों की परतें होगी, ये उसके नीचे ढकी हुई होती हैं। ठीक है, यहां हमने कायांत्रित चट्टानों की बात नहीं की है, क्योंकि कायांत्रित चट्टानों का निर्माण जो है वो गहराई पर होता है। इसलिए हम यहां पर दो विशिष्ट प्रकार के चट्टानों की बात कर रहे हैं, एक अवसादी और एक परतदार चट्टाने, है ना, सॉरी, अवसादी या परतदार चट्टाने और दूसरी आग्नेय चट्टाने, उनकी लेयर होती है उसके ऊपर। और जब ये लेयर हट जाती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। मूलतः यदि हम कारण माने तो अपक्ष और अपरदन को हम जिम्मेदार मान सकते हैं, प्राकृतिक संस्थाओं के कार्यों को जिम्मेदार मान सकते हैं। तो वो जब लेयर हट जाती है तो ये दबी हुई स्थलाकृतियां क्या होती है, सतह के ऊपर प्रकट हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृतियां एक्सह्यूम्ड स्थलाकृतियां कहलाती है। पहले हमें इसको समझ लेना चाहिए कि ये क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो, ऐसे स्थल स्वरूप जो कि किसी बीते हुए भूगर्भिक समय में बने, निर्माण अभी नहीं हुआ है,
उनका निर्माण पहले भूतकाल में हो चुका है, बीते हुए समय में उनका निर्माण हो चुका है, ठीक है। और फिर उनके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर आग्नेय या अवसादी चट्टान जो है ना, उनके पदार्थ जो हैं वो उनके ऊपर इकट्ठे हो गए, और उनके इकट्ठे होने के कारण वो शिलाकृतियां नीचे दबी की दबी रह गई, है ना। तो बाद में क्या हुआ, आग्नेय या अवसादी उत्पत्ति वाले पदार्थों के नीचे वो दब गई। इसका मतलब अब क्या है, वो सरफेस के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है ना। वो कब तक दिखाई नहीं देगी, जब तक कि इनके ऊपर जो अवसादी और आग्नेय चट्टानों की परतें हैं ये हट ना जाए, ठीक है। आगे चलकर ऊपरी पदार्थों के हट जाने से पुनः भूसतह पर प्रकट हो जाती हैं, और इसीलिए इनका नाम पड़ा है उत्खनित शिलाकृतियां या एक्सह्यूम्ड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। ये बहुत पुराने भूगर्भिक काल जैसे प्री कैम्ब्रियन की भी हो सकती है ना। तो इसका मतलब किसी एक क्षेत्र की जो शिलाकृतियां हैं, है ना, किसी एक क्षेत्र की जो भूआकृतिक विशेषताएं हैं वो इतनी सरल नहीं होती हैं, ठीक है। हमें उसके अंदर अनेकों प्रकार की जटिलताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। पूरी तरह से सहमत हैं हम इस छठे जो मौलिक सिद्धांत से, है ना। अब देखो, हम भूआकृतिक विज्ञान में मौलिक सिद्धांतों की श्रेणी में 7वें सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। और यह 7वां सिद्धांत जो है यह कहता है कि आप यदि भूसतह के ऊपर शिलाकृतियों को देखते हो, है ना, भूआकृतियों को देखते हो, तो ये ज्यादातर तृतीयक युग से पुरानी नहीं है ना। और बहुत सारी तो ऐसी हैं जो प्लेस्टोसिन का जो समय था उससे भी पुरानी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि भूसतह के ऊपर आपको मूलतः जो तृतीयक युग है उसके और उसके बाद की जो चट्टानें हैं, है ना, कि भूआकृतियां हैं, के भूदृश्य हैं, वो देखने को मिलते हैं। याद करिए सागर नितल प्रसार की संकल्पना, है ना, जो डायज और हैस के काम थे 1960 के आसपास के। याद करिए, उसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि क्यों सागरीय भागों में तृतीयक युग से पुरानी जो चट्टानें हैं उनकी सतह देखने को नहीं मिलती सागर तली में। तो पूरी की पूरी सागर तली जो है वो तृतीयक या उसके बाद के नवीन काल में ही निर्मित देखी गई, ठीक है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको साबित भी करता है, ठीक है, वो इसको प्रूव भी करता है। और यदि उस सिद्धांत की पुष्टि को स्वीकारा जाए तो फिर हमें भूआकृतिक विज्ञान का यह सामान्य सिद्धांत सही प्रतीत होता है। क्लियर? ये तो हमने बात करी समुद्री भाग में जो समुद्र तली है उसकी। आप यदि महाद्वीपीय भाग की बात करें तो महाद्वीपीय भाग में भी आप ये देखोगे कि बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जो तृतीयक युग से पुरानी समय की चट्टानों को घेरे हुए हैं। बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं। पूरी पृथ्वी के स्थल भाग पर आपको ज्यादातर तृतीयक युग या उसके बाद के काल के स्थल स्वरूप या भू आकृतियां ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इससे ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये हमें सही प्रतीत होता है। पूरी पृथ्वी की सतह पर हमें ये लागू होता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पृथ्वी पर बहुत कम भू आकृतियां तृतीयक युग से पुरानी हैं। जब पृथ्वी पर बात की है तो स्थल भाग की भी बात आ गई है और सागरीय तली के क्षेत्रों की बात भी आ गई है।
संपूर्ण पृथ्वी की बात की गई है, ठीक है। तथा इसमें से भी अधिकांश प्लीस्टोसीन शक से पुरानी नहीं है। अधिकांशतः जो है वो प्लीस्टोसीन शक से पुरानी नहीं है, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर 70% से ज्यादा जो भाग है वो तो सागरीय भाग है ना। और उसकी तली हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उसकी जो सागर तली है ना, जो 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 बॉटम एरिया है, ठीक है, उसमें आपको चट्टानें मिलेगी नहीं तृतीय युग से पुरानी, है ही नहीं वहां पर, है ना। जो स्थल भाग है वहां तो फिर भी आपको कुछ पैचेस मिलते हैं, जो सागरीय भाग है वहां तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तथ्य तो यही स्थापित हो गया, ये जो सिद्धांत है ये तो यहीं पर केवल इसी बात से ही इस सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी हम इसको और अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में कहेंगे कि लिटिल ऑफ द अर्थ टोपोग्राफी इज ओल्डर दैन टर्शरी एंड मोस्ट ऑफ इट नो ओल्डर दैन प्लीस्टोसिन एपॉक, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इस सिद्धांत को कि इसको किस तरह से हम प्रमाणित करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमने ऐसा पाया कि पृथ्वी की सतह पर बहुत पुराने काल की जो भूआकृतियां हैं वो बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। और ये तो क्योंकि पृथ्वी के अनेक भागों का वैज्ञानिक अध्ययन हो चुका है और ये बिल्कुल आज के तारीख में हमारे पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पृथ्वी की सतह पर बहुत पुराने काल की भूआकृतियां बहुत कम हैं। यही तो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहता है। अब हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसमें टर्शरी पीरियड और प्लीस्टोसिन एपॉक और जोड़ता है, ठीक है। हम उसकी भी पुष्टि करेंगे, ठीक है। एवं जो हैं वे अधिकांशतः उत्खनित या एक्सह्यूम्ड प्रकार की हैं, ठीक है। यदि आपको बहुत बहुत पुराने समय की यदि स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं तो उनमें से ज्यादातर एक्सह्यूम्ड हैं, उत्खनित प्रकार की हैं। अधिकांश पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली भूआकृतियां प्लीस्टोसिन शक से पहले की नहीं है एवं बहुत सारी ऐसी हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो तृतीयक युग से पुरानी हो, ठीक है। अब ये आज के जो अध्ययन है ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को रखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो भूआकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, है ना, भूदृश्य हैं, आप यदि उनका गहन अध्ययन करें तो अधिकांशतः प्लीस्टोसिन काल या उसके बाद के हैं, ठीक है। और बहुत कम ऐसे हैं जो टर्शरी काल से भी पुराने हो, और ऐसे जो टर्शरी काल से पुराने हो ऐसे उदाहरण हमें सागर तली भाग में तो देखने को मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। एक विद्वान हुए थे आस्ले, है ना, आस्ले नाम के विद्वान हुए थे, और हम ये देखते हैं कि आस्ले कुछ तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। 1931 में इनका काम आया था, है ना। और आस्ले ये कहते हैं कि आप यदि पूरे विश्व को देखें और पूरे विश्व के आप यदि लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करें, है ना, वो लैंडफॉर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप इनका अध्ययन करें तो आप ये पाओगे कि सेनोजोइक कल्प में उत्तर मायोसीन शक जो है ना, अधिकांश का संबंध कहीं ना कहीं उनसे है ना। और ये जो हम बात कर रहे हैं सेनोजोइक एरा की, ये तो बहुत पुराना नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत पुराना नहीं है ना। अब देखो आगे क्या कहता है ये, अतः लगभग सभी प्रकार की भूदृश्यावलियां मनुष्य के उद्भव के बाद की है ना, मनुष्य के उद्भव के बाद की है। मनुष्य का उद्भव तो यदि आप भूआकृतिक विकास को देखें, यदि आप पृथ्वी के जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानते हो, पृथ्वी के जन्म से लेके अब तक के सारे कालों को पहचानते हो,
उनमें यदि आप मनुष्य के विकास को देखो तो मनुष्य का विकास तो पृथ्वी के ऊपर बहुत नवीन है। और ये जो स्थलाकृतियां, ज्यादातर जो स्थलाकृतियां हैं पृथ्वी की सतह पर, वो मनुष्य के उद्भव के बाद की है। इसका मतलब बहुत नवीन है, इसका मतलब वे बहुत नवीन है। ठीक है, मात्र कुछ ही हैं जो इससे पुराने भूगर्भिक समय की हैं, और जो हैं वो ज्यादातर हमें महाद्वीपीय भाग में ही देखने को मिलती है, सागर तली भाग में देखने को नहीं मिलती। आस्ले के अनुसार हमारे वर्तमान भूस्वरूप में 90% भाग का विकास तृतीयक युग के बाद हुआ है। ठीक है, तो ये जो जिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हमने शुरुआत की थी, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें यहां पर सही प्रतीत हो रहा है ना। हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हां, पृथ्वी की सतह पर जो भूदृश्यावली आप देखते हैं, अधिकांशतः उसका विकास प्लीस्टोसिन हिमकाल या उसके बाद हुआ है, और उसमें बहुत ही कम ऐसी हैं जिनका विकास टर्शरी पीरियड से पहले हुआ हो। ठीक है, तो ये मूलभूत सिद्धांत जो है ये स्वीकारा जा सकता है सामान्यतः भूगर्भिक संरचनाएं उन पर निर्मित भूदृश्यों से काफी पुरानी है। आपको यदि पिछली कक्षा याद है तो ये एक हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आधार लिया जाए तो सागर तली प्रसार संकल्पना, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि समुद्र तली का कोई भी भाग तृतीयक युग से पुराना नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह से हम जो सातवां जो मूलभूत सिद्धांत है भूआकृतिक विज्ञान का, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसकी सार्वभौमिकता हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, हम बात करते हैं आठवें सिद्धांत की। ठीक है, अब जब हम आठवें सिद्धांत की बात करें तो थोड़ा सा पहले ये क्या कहना चाहता है इसको सामान्य भाषा में समझते हैं, है ना। देखिए, आज यदि आप यदि पृथ्वी की सतह को देखते हो, है ना, उस पृथ्वी की सतह पर बने हुए अनेक आप भूदृश्यों को, स्थल स्वरूपों को देखते हो, भूआकृतिक विशेषताओं को देखते हो, और आप उनका वर्णन करते हो। उनका वर्णन करते वक्त यदि आप प्लीस्टोसिन हिमकाल के दौरान की विशेषताओं का ध्यान नहीं दोगे तो वो वर्णन कभी भी वैज्ञानिक नहीं हो सकता, कभी भी उसमें पूर्णता नहीं आ सकती। ये मूलभूत आत्मा है इस सिद्धांत की। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की सतह पर आज जो वर्तमान में आपको भूदृश्य दिखाई दे रहे हैं, इन पर प्लीस्टोसिन हिमकाल की गहरी छाप है, और जब तक आप इनके निर्माण, इनके विकास को समझाते वक्त प्लीस्टोसिन हिमकाल के समय की दशाओं का संदर्भ नहीं लोगे, तब तक आप इनका सही वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब हम सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि वर्तमान स्थल स्वरूपों का पूर्ण विश्लेषण, है ना, आप जो भी वर्तमान स्थल स्वरूप है, आप यदि उनको पूरी तरह से उनका कंप्लीट एनालिसिस देना चाहते हैं, है ना, आप उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, है ना, आप उनका कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वर्तमान स्थल रूपों का पूर्ण विश्लेषण या वर्णन प्लीस्टोसिन युग के भूगर्भिक एवं जलवायविक परिवर्तनों के प्रभाव के पूर्ण आकलन के बिना असंभव है। ठीक है, इसका मतलब यदि आप वर्तमान स्थल स्वरूपों, वर्तमान भूदृश्यों का वर्णन करना चाहते हो, उनका पूर्ण विश्लेषण करना चाहते हो, तो आपको प्लीस्टोसिन काल के समय की भूगर्भिक, भूआकृतिक और जलवायविक विशेषताओं को, प्रक्रमों को, परिवर्तनों को भारण देना होगा। ठीक है, इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको? प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेजेंट डे लैंडस्केप्स इज इम्पॉसिबल
without a full appreciation of the manifold influences of the geologic and climatic changes during the Pleistocene epoch. है ना? आप जब तक प्लिस्टोसिन हिमकाल के समय की विशेषताओं का संदर्भ नहीं लेंगे, उनको संज्ञान में नहीं रखेंगे, तब तक आप वर्तमान भूदृश्यों का वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। ऐसा मानना है इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का। और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि हमने पीछे के सिद्धांतों पर भी देखा है। अभी अभी हमने पिछला सिद्धांत देखा और उसमें कहा गया कि पृथ्वी के सतह पर निर्मित अधिकांश स्थलाकृतियां प्लिस्टोसिन काल या उसके बाद की है। तो निश्चित रूप से प्लिस्टोसिन काल का प्रभाव उनके ऊपर होगा ही होगा। ठीक है। प्लिस्टोसिन युगीन भूगर्भिक एवं जलवायु परिवर्तनों ने आज के स्थल स्वरूपों को अत्यधिक प्रभावित किया है ना? ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्लिस्टोसिन हिमकाल के दौरान पृथ्वी की सतह का बहुत बड़ा भाग जो है वो हिमावरण के अंतर्गत था, है ना? इसका मतलब पृथ्वी की सतह के बहुत बड़े भाग को प्रत्यक्षतः और लगभग संपूर्ण पृथ्वी के भाग को अप्रत्यक्षतः और प्रत्यक्षतः प्लिस्टोसिन हिमयुग ने प्रभावित किया था। तो उसको जाने बिना, उसको संज्ञान में लिए बिना हम पृथ्वी की सतह के ऊपर निर्मित भूदृश्यों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? उनका पूर्ण वर्णन, उनका पूर्ण विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? 1 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र पर हिमाच्छादन था उस समय। पृथ्वी का इतना बड़ा भाग हिमाच्छादित था पृथ्वी की सतह का। ठीक है। एवं इसका प्रभाव इससे भी अधिक भाग पर व्यापक था। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्लिस्टोसिन हिमकाल के प्रभाव में लगभग पूरी पृथ्वी की सतह थी, उसमें प्रत्यक्षतः भी हो सकती है और अप्रत्यक्षतः भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो, जैसे हिमनदीय अवक्षेप मैदान एवं हिमनद जनित पदार्थों का पवनों द्वारा जमाव अहिमाच्छादित सतहों पर भी हुआ था। तो यह जरूरी नहीं है कि कोई जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं वही इससे प्रभावित हुए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हिमोड जो हैं उनको हवाएं उड़ा कर ले जाती हैं और कहीं अन्यत्र जमा देती है, जैसे हिमोड जनित जो लोएस का निर्माण होता है, यूरोप के अंदर इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उनका जमाव तो अहिमाच्छादित सतहों पर हुआ है ना। इसी प्रकार जब आप देखते हो कि कोई हिमनद काम करता है, ठीक है, और स्नाउट के पीछे आप देखते हो कि एंड मोरेंस का डिपॉजिट होता है स्नाउट के पास वाले क्षेत्र में। ठीक है। उसके पीछे क्या होता है कि धीरे धीरे जो पानी है वो पिघलकर झील बनने लगती है, और जब वो पानी बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो वो क्या करता है, फिर थ्रस्ट पैदा करता है उस एंड मोरेनिक डिपॉजिट के ऊपर, जो अंतस्थ हिमोड का जो ढेर वहां बनता है उसके ऊपर। ठीक है। और फिर वो पानी क्या करता है, उसके ऊपर से चादर बनाते हुए निकल जाता है, और जो भी मलबा वहां से ये हिमोडों का मलबा लेके जाता है पानी, वो क्या करता है, उसको सामने वाले भाग में उसकी चादर सी बिछा देता है। आउटवॉश प्लेन बनते हैं, है ना, अवक्षेप मैदान बनते हैं। तो जहां वो मैदान बने वो सतह तो अहिमाच्छादित थी ना। ठीक है। तो वो भी प्रभावित हुई, है ना। तो प्लिस्टोसिन हिमकाल के प्रभाव का आप यदि ये समझो कि वो केवल हिमाच्छादित सतहों तक सीमित थे, तो ये हमारी गलत अवधारणा होगी। ठीक है। प्लिस्टोसिन युगीन भूगर्भिक एवं जलवायविक परिवर्तनों के प्रभाव तो संभवतः विश्वव्यापी थे। ठीक है ना। ये जरूर कह सकते हैं हम कि जो मिड लैटिट्यूड से मध्य अक्षांशीय भाग थे वहां इनका प्रभाव ज्यादा था, ये कहा जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर हमें ये बात समझ में आ गई कि हम यदि वर्तमान भूदृश्यों का वर्णन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हमें प्लिस्टोसिन हिमकाल के समय की भूगर्भिक और जलवायविक विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा, संज्ञान में रखना होगा, वरना हम वर्तमान भूदृश्यों का जो वर्णन करेंगे वो अपूर्ण होगा। ठीक है। हमारा वर्णन और विश्लेषण पूर्णता नहीं लेगा जब तक हम प्लिस्टोसिन हिमकाल के प्रभावों को संज्ञान में नहीं लेंगे।
ठीक है। इसके अलावा ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि जहां पर हम ये देखते हैं कि आज वर्तमान में मान लीजिए कि शुष्क और अर्धशुष्क दशाएं हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले कभी वहां पर आर्द्र जलवायु दशाएं थी, आज वहां पर शुष्क और अर्धशुष्क दशाएं हैं, है ना। और हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वहां पहले कभी आर्द्र दशाएं थी। क्या पश्चिमी राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र जो आज पाया जाता है, एरिड और सेमी एरिड जो रीजन है वहां का, क्या हमें वहां पर स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि वहां भूतकाल में कभी आर्द्र जलवायु दशाएं पाई जाती थी? तो इसका उदाहरण तो हम हमारे प्रदेश से ही ले सकते हैं, ठीक है। बहुत से क्षेत्रों में मीठे पानी की झीलें पाई जाती है, राजस्थान में भी मीठे पानी की झीलें पाई जाती है, उन क्षेत्रों में भी जहां पर इनलैंड वाटर ड्रेनेज है ना। इनलैंड वाटर ड्रेनेज वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की झीलों का मिलना, ठीक है, यह प्रमाणित करता है कि उन झीलों का निर्माण पहले कभी हिमनदीय प्रभाव के अंतर्गत हुआ होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं जहां वर्तमान में आंतरिक जल प्रवाह के क्षेत्र मिलते हैं। और यदि हम केवल और केवल वर्तमान को ही प्रभावी माने तो वहां पर केवल और केवल खारे पानी की झीलें होनी चाहिए। अब वहां पर मीठे पानी की झीलें मिल रही है, वहां के भूदृश्य का वो एक विशिष्ट भाग है। आप बिना प्लेस्टोसिन हिमकाल की दशाओं को संज्ञान में लिए आप इसका वर्णन और विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब सिद्धांत जो है वो सही प्रतीत होता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में उसको स्वीकारा जाना चाहिए। अब देखो, अंतिम हिमकाल में विश्व का माध्य समुद्र तल जो था, मीन सी लेवल, ठीक है। अंतिम हिमकाल कौन सा? प्लेस्टोसिन हिमकाल, ठीक है, वही जो आइस एज का पीरियड था, है ना। तो हमारा जो मीन सी लेवल है वो कितना नीचे गया? लगभग 300 से 500 फीट नीचे गया, ठीक है। हिमकाल समाप्त हुआ तो वो जलतल वापस ऊपर आ गया। अब इस दौरान कितनी तरह की स्थलाकृतियां तटीय भागों में और उनके समीपस्थ क्षेत्रों में बनी है। अब जब तक आप प्लेस्टोसिन हिमकाल के कारण माध्य समुद्र तल में आए हुए परिवर्तनों को संज्ञान में नहीं लोगे, आप उन स्थलाकृतियों को अच्छे से पूर्णता में वर्णन नहीं कर पाओगे। अब नॉर्वे के फियोर्ड्स का कैसे वर्णन कर सकते हो जब तक आप प्लेस्टोसिन हिमकाल के दौरान समुद्र तल में हुए परिवर्तन को ध्यान में ना रखो? आप कर ही नहीं सकते, है ना। अतः विश्व स्तर पर जलवायु पर हिमनदीय दशाओं के प्रभाव को हम किसी भी सूरत में नकार नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 8वां मूलभूत सिद्धांत पूरा हुआ भूआकृति विज्ञान का। और अब हम मूव करेंगे 9वें सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। अब देखो, 9वें सिद्धांत को यदि हम ध्यान में दें तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ बनती है ना। जब तक आप क्लाइमेटिक कंडीशंस को संज्ञान में नहीं रखोगे, है ना, तब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। क्लियर? देखिए क्या कहता है सिद्धांत, विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रमों की भिन्न भिन्न महत्ता, है ना, को ठीक से समझने के लिए विश्व जलवायु परिदृश्यों को उचित महत्व देना होगा। क्लियर? इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फिजिकल वेदरिंग है, भौतिक अपक्ष है, वो बहुत बढ़िया होता है शुष्क जलवायु के क्षेत्रों में, और केमिकल वेदरिंग जो है उसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा वेट एरियाज में। क्लियर? जहां पर आर्द्रता अच्छी होगी और तापमान ऊंचे होंगे,
वो क्षेत्र रासायनिक अपक्षय के लिए और आदर्श क्षेत्र होंगे। अब अपक्षय भी तो एक भौतिक प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहां ये साफ पता लग रहा है ना कि जलवायु विभिन्न प्रकार के जो भूआकृतिक प्रक्रम हैं उनकी इंटेंसिटी को निर्धारित करती है, उनकी तीव्रता को तय करती है। तो अब मुझे बताइए आप कि बिना जलवायु विशेषताओं का ध्यान रखें आप भूआकृतिक प्रक्रमों की तीव्रता को कैसे समझ सकते हैं, और यदि आप भूआकृतिक प्रक्रमों की तीव्रता को नहीं समझ पाओगे तो फिर आप भूआकृतिक प्रक्रमों के महत्व को कैसे उद्घाटित कर सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रमों की भिन्न भिन्न महत्ता का ठीक से समझने के लिए विश्व जलवायु परिदृश्यों को उचित भारण देना होगा। क्यों? क्योंकि भूआकृतिक प्रक्रमों की तीव्रता, उनकी क्षमता, वो जलवायु परिदृश्यों को संज्ञान में रखकर ही समझी जा सकती है। इंग्लिश में क्या कहता है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट? ये कहता है एन एप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड climates is necessary for a proper understanding of the varying importance of the different geomorphic processes. आप जब तक विश्व जलवायु परिदृश्यों को संज्ञान में नहीं रखोगे, महत्व नहीं दोगे, तब तक आप भिन्न भिन्न जो भूआकृतिक प्रक्रम हैं उनकी महत्ता को भी गहराई से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब देखिए हम ये देखते हैं कि जो जलवायु कारक है ना, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तापमान और दूसरा वर्षण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे भूआकृतिक प्रक्रम हैं उनकी महत्ता को निर्धारित करने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जलवायु कारक है वो तापमान और वर्षण है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी कि जहां पर आर्द्र दशाएं होगी, तापमान ऊंचे होंगे, रासायनिक अपक्षय जो है उसकी महत्ता काफी ऊंची होगी। ठीक है, तो वहां पर बात अल्टीमेटली तापमान और वर्षण की आती, क्योंकि आर्द्रता का मूल स्रोत है वर्षण, है ना। तो जलवायु कारक जैसे तापमान और वर्षण विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रमों को प्रभावित करते हैं। अब जब तक आप जलवायु परिदृश्यों को नहीं समझोगे तब तक आप भूआकृतिक प्रक्रमों की महत्ता को कैसे समझ सकते हो। और यही हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप यदि भूआकृतिक प्रक्रमों की महत्ता को ठीक से समझना चाहते हो तो आपको जलवायु परिदृश्यों को संज्ञान में रखना होगा। यही हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और ये यहां पर स्पष्ट रूप से स्थापित भी होता है। इस संबंध में कई विस्तृत अध्ययन भी किए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूआकृतिक प्रक्रमों के कार्यों को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं प्रभाव हैं जिनको हम अप्रत्यक्ष प्रभावों के रूप में देखते हैं और कौन से प्रभाव है जिनको हम प्रत्यक्ष प्रभावों के रूप में देखते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें यदि हम, तो अब जैसे मान लो किसी क्षेत्र में वर्षा कितनी हो रही है, किस प्रकार की हो रही है ना, वहां पर टेम्परेचर कंडीशंस कैसी हैं, है ना, वहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है ना, रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा है, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा है, मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा है ना, वहां पर प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन का संबंध कैसा है, वर्षण और वाष्पीकरण का संबंध कैसा है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। हवाएं जो हैं किस प्रकार की बहती हैं, कितनी तेज बहती हैं, है ना, किस दिशा में बहती हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहां पर किस प्रकार की वेदर कंडीशंस मिलती हैं, किस प्रकार की सीजन्स वहां पे बनती हैं, ये भी महत्वपूर्ण। अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट लाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है क्लाइमेट के। लेकिन जैसे जलवायु तय करती है वनस्पति, है ना, तो वनस्पति का प्रभाव जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा।
जलवायु ने, वनस्पति का प्रभाव डायरेक्ट होगा, लेकिन वनस्पति को प्रभावित किसने किया? जलवायु ने। इसलिए वो अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है उसमें हम क्या देखते हैं? जलवायु किस प्रकार वनस्पति के आवरण के लिए अनुकूल है ना? तो जलवायु डिटरमाइन कर रही है किसको? टाइप ऑफ वेजिटेशन को। ठीक है, फिर दूसरा, वनस्पति की सघनता कैसी है? अब वनस्पति की सघनता भी जलवायु से तय होगी, है ना? किस प्रकार की तापमान और वर्षण दशाएं वहां पर पाई जाती है। हालांकि दूसरे कारक भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जलवायु के अलावा दूसरे कारक पूरी तरह से नकार दिए गए हैं, लेकिन जलवायु एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ठीक है, वनस्पति का वितरण कैसा है ना? और अल्टीमेटली वनस्पति जो है वो हमारे भूआकृतिक प्रक्रमों की गतियों को प्रभावित करती है ना? फिर देखो प्रत्यक्ष प्रभाव। अब जैसे वर्षण कितना हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, किस तीव्रता के साथ हुआ, है ना? ये सब प्रभाव डालता है। फिर तापमान, ठीक है, तापमान दशाएं कैसी हैं? तापमान ऊंचे हैं, नीचे हैं, किस प्रकार की तापमान दशाएं पाई जाती है ना? तापांतर कैसे हैं? ठीक है, उसके बाद वर्षण और वाष्पीकरण का संबंध कैसा है? वर्षण और वाष्पीकरण का संबंध कैसा है? ये एक तरह से वर्षण और ताप का संबंध ही हो गया, क्योंकि ताप जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो वाष्पीकरण की दरों को तय करती है। मौसम और ऋतुएं कैसी हैं, है ना? पवनें जो हैं वो किस दिशा में बहती हैं और किस गति से बहती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो बताइए, क्या हम यहां पर स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं देख पा रहे हैं कि जो भूआकृतिक प्रक्रम हैं वो जलवायविक विशेषताओं से प्रभावित होते हैं, और किसी भी क्षेत्र में भूआकृतिक प्रक्रमों की महत्ता को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उस क्षेत्र के तात्कालीन जलवायु परिदृश्यों को हम अच्छे से ना समझ लें। ठीक है, अब देखो कुछ और भी, वर्षण और तापमान के अलावा कुछ और भी कारक हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जलवायु कारक भी हैं, उनके प्रभाव भी देखने को मिलते। तो अल्टीमेटली तापमान और वर्षण जलवायु के मूल स्तंभ हैं जो भूआकृतिक प्रक्रमों को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि भूआकृतिक प्रक्रमों की महत्ता जो है वो जलवायु परिदृश्यों को संज्ञान में रहकर ही पता लगाई जा सकती है। इसलिए हम केवल और केवल तापमान और वर्षण की बात तो नहीं करते, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, तमाम जलवायु से संबंधित कारकों की बात कर रहे हैं। और क्या कारक है जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि भूसतह के जमने की अवधि, है ना, अतिवृष्टि, ठीक है, फिर वर्षा ऋतु में वर्षण के दिन, कितने दिन पानी बरसा वहां पे, है ना, वर्षण के दिनों की संख्या, उच्च अक्षांशीय भागों में सतह जो है वो कितने दिन हिमाच्छादित रही, जमी रही सतह, है ना, ये सब भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सब भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं जलवायु के, जिनको भी संज्ञान में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी भूआकृतिक प्रक्रमों की गतियों को प्रभावित करते हैं, भूआकृतिक प्रक्रमों की चाल को प्रभावित करते हैं। जो प्रक्रम आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु प्रदेशों में मुख्यतः प्रभावकारी होते हैं। अब देखो इन्होंने कौन सा लिया है? वेट मिड लैटिट्यूडनल क्लाइमेट। वहां पर जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो हैं वो इंपैक्टफुल है, प्रभावी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो उससे नीचे टुवर्ड्स इक्वेटर, उससे ऊपर टुवर्ड्स पोल, अर्थात मध्य अक्षांशीय भागों से नीचे वाले अक्षांशों और मध्य अक्षांशीय भागों से ऊंचे वाले अक्षांशों में भी उनका प्रभाव उतना ही हो, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब भूआकृतिक प्रक्रमों की तीव्रता को कौन तय कर रहा है? जलवायु परिदृश्य। इसका मतलब हम पुनः हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारा मौलिक अवधारणा है भूआकृतिक विज्ञान की, 9वीं मौलिक अवधारणा, हम उसकी पुष्टि कर रहे हैं।
इसके अंतर को प्रभावशाली ढंग से तभी समझा जा सकता है जब जलवायु परिवर्तनों से संबंधित तथ्यों को हम पूरी तरह से भारण दे संज्ञान में रखें, अदरवाइज हम उसको नहीं समझ सकते। अब देखिए, अंतिम सिद्धांत पे आते हैं, भूआकृति विज्ञान की अंतिम मौलिक अवधारणा पे आते हैं जिसकी चर्चा हमें करनी है, उनमें से ये अंतिम है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो भूआकृतिक विज्ञान है वो मूलतः पृथ्वी की सतह पर आज किस तरह के भूदृश्य हैं उससे अपना सरोकार रखता है। बिल्कुल सही बात है ना। हम भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ज्यादातर हमारा जो हमारा फोकस रहता है वो भूसतह की वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उन पर रहता है। ठीक है, लेकिन हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं यदि हम हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ काम करें, है ना, यदि हम ऐतिहासिक उपागम के साथ काम करें। ये इतने सारे सिद्धांत हमने किए, क्या बार बार हमें ऐसे उदाहरण नहीं मिले कि किसी भी क्षेत्र की भूदृश्यों को समझने के लिए हमें उस क्षेत्र में हुए जलवायु परिवर्तनों को संज्ञान में रखना चाहिए, है ना, हमें उस क्षेत्र में भूगर्भिक इतिहास में कौन कौन से भूआकृतिक प्रक्रम प्रभावकारी रहे, हमें उनको संज्ञान में रखना चाहिए। उसके बिना हम उस क्षेत्र के भूदृश्यों का वर्णन भी बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब देखते हैं हम लोग ये सिद्धांत क्या कहता है। यद्यपि भूआकृतिक विज्ञान वर्तमान भूदृश्यों से संबंधित है, और ये बात सही है। भूआकृतिक विज्ञान सामान्यतः हम जब बात करते हैं तो हमारा जो मेजर फोकस होता है वो करंट लैंडफॉर्म्स जो पाए जाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर उनसे होता है। ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि इसका अधिकतम उपयोग ऐतिहासिक प्रसार से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब आप ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से भूआकृतिक विज्ञान में भूदृश्यों का वर्णन तभी कर पाएंगे जब आप हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, ऑल्दो जियोमोर्फोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रेजेंट डे लैंडस्केप्स, स्टिल attain its maximum usefulness by historical extension। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस सिद्धांत की पुष्टि कैसे करें, है ना, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, भूआकृतिक विज्ञान का संबंध मूलतः वर्तमान भूदृश्यों के उद्भव से है, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और भूआकृतिक विज्ञान की परिभाषाओं में भी ये चीज परिलक्षित होती है। परंतु अधिकांश भूस्वरूपों में ऐसे प्रकार पाए जाते हैं जो पुराने भूगर्भिक कालों से संबंधित होते हैं। अब जब आप वर्तमान भूदृश्यों का वर्णन कर रहे हो और यदि वहां पर आपको पुराने जो भूगर्भिक कालों से संबंधित अवशेष मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, जब तक आप उनको संज्ञान में नहीं लोगे, आप उस क्षेत्र के भूदृश्यों का वर्णन संपूर्णता में कैसे कर सकते हो। इसका मतलब यदि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाग में आप यदि भूदृश्यों का वर्णन करना चाहते हो तो आपको इस बात का भी संज्ञान रखना होगा कि उस क्षेत्र में जो पुराने भूगर्भिक समय के प्रमाण हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। जब आप उसको भी शामिल करोगे तब आपके वर्णन में पूर्णता आएगी। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस सिद्धांत को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। हम यहां पर ये कहते हैं कि कोई भी जियोमोर्फोलॉजिस्ट, ठीक है, कोई भी जियोमोर्फोलॉजिस्ट, है ना, तो वो क्या करता है, भूआकृतियों को समझने के लिए ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच, है ना, को अपनाता है। और यदि वो हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाता है तो उसका इंटरप्रिटेशन और ज्यादा साइंटिफिक और वैज्ञानिक हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान भूदृश्य है वहां पर आपको जगह जगह
पुराने भूगर्भिक इतिहास में बने भूदृश्यों के प्रमाण, उनकी छाप दिखाई देती है। तो आप यदि वर्तमान स्थल स्वरूप का वैज्ञानिक वर्णन करना चाहते हैं तो आपको हिस्टोरिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है। यदि वह प्रदेश के भूआकृतिक इतिहास को ठीक से वर्णित करना चाहता है तो उसे ऐतिहासिक उपागम को अपनाना ही होगा। ठीक है। अब ये जो भूआकृतिक विज्ञान है, इसका हिस्टोरिकल डायमेंशन भी है। ये सबसे पहले कौन सा विद्वान है जिसने इसको पहचाना, है ना? क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि भूआकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें पृथ्वी के जो वर्तमान भूदृश्य हैं उनका वैज्ञानिक वर्णन करना चाहिए, है ना? तो हमें भूआकृतिक विज्ञान में भूआकृतिक विशेषताओं का वर्णन ऐतिहासिक उपागम के साथ करना चाहिए। इस बात को पुरजोर तरीके से रखने वाला जो विद्वान था वो था ब्रायन, है ना? और ये बात है 1941 की। ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसका संबंध ऐतिहासिक भूगर्भ शास्त्र एवं आदिकालीन भूआकृतिक विज्ञान से है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने 10 सिद्धांतों की बात करी, है ना? 10 मूलभूत सिद्धांतों की बात करी जो कि भूआकृतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत है, भूआकृतिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं हैं। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन 10 सिद्धांतों की हमने बात की है वो 10 सिद्धांत जो हैं उनकी एप्लीकेशन आपको सर्वत्र दिखाई देती है, सार्वभौमिक है ना? तो वो हमारे जो विषय है, हमारी जो विषय की शाखा है भूआकृतिक विज्ञान, ठीक है, उसके कंसेप्चुअल नॉलेज का वो भाग है जिसके ऊपर हम सामान्य नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये 10 सिद्धांत जिनकी हमने बात की, ये भूआकृतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं, ये जियोमॉर्फोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। आप लोगों ने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।